Hello everyone. Welcome to Arihan Parhaku. And as you all know that I am Divya, your science expert. So today in this session, I am going to teach you about heredity and evolution, which is chapter 9. ओके तो आपको पता है बच्चे बेसिकली कि हम किस तरीके से यहाँ पे इन सीरीज में आपके साथ चल रहे हैं. हम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे पूछे जा सकते हैं और मतलब क्या क्या चीज आपको आनी चाहिए और बेसिकली क्वेश्चंस भी आपको पता लग रहे हैं और साथ में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पता लग रहा है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश हमारी पूरी रहेगी यहाँ पे इन सेशंस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो है इसके अंदर हम हेरिडिटी, वेरिएशन, जेनेटिक्स, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन सा एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, क्या उनके लॉज थे, ये सब पढ़ने वाले हैं. बट इसमें से जो चीज आपकी डिडक्ट हो गई है दैट इज एवोल्यूशन. एवोल्यूशन अभी जैसे कि आपको पता है एज पर न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस कुछ सिलेबस शॉर्टकट हुआ है तो उसमें से एवोल्यूशन टॉपिक आपको नहीं करना है. तो हमारा मेन फोकस हेरिडिटी पे यहाँ पे रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड हु इज इट्स फाउंडर. हेरिडिटी क्या होती है और किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया था. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं, हेरिडिटी बेसिकली होता है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जब पेरेंट्स से करेक्टर्स बच्चों के अंदर आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. और आते ही ऐसा नहीं कि कभी बाय चांस आएंगे, आते ही आते हैं कि पेरेंट्स से कुछ करेक्टर्स बच्चों के अंदर आते हैं. हो सकता है जैसे इस पिक्चर में आप देखो यहाँ पे बच्चों की आईज अपनी मदर की आईज की कलर से सिमिलर है. तो ऐसी कुछ भी सिमिलैरिटीज हम इनहेरिट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की. सो दैट इज बेसिकली हेरिडिटी. अब हेरिडिटी की जरूरी नहीं है कि सब कुछ सिमिलैरिटीज ही हमारे अंदर आ रही है और हम बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हो. नहीं, हमारे अंदर कुछ करेक्टर्स हमारे मदर जैसे होते हैं, कुछ फादर के जैसे और कुछ ब्लेंड होकर न्यू करेक्टर्स होते हैं. इसी के कारण अगर आप सेम स्पीशीज के लोगों में भी देखोगे तो उनके बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं. तो बेसिकली हेरिडिटी और वेरिएशन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि कुछ करेक्टर्स हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से सिमिलर भी होंगे और कुछ वेरिएशंस भी होंगे, मतलब कुछ डिफरेंसेस भी होंगे. जैसे कि कोई ऑफस्प्रिंग, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी कुछ डिफरेंसेस है. इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद माई पेरेंट्स आई एम नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक देम. ओके, इसी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज के वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, उनके बीच में भी कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं. आप देखो they all belong to the species Homo sapiens but yet they are different. So that is variation. So study of heredity and variation is called as genetics. Heredity और variation की study को आप क्या बोलते हो? Genetics. Next question we have is, if a trait A exists in 10% of the population of an asexually reproducing species and a trait B exist in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier. तो आपको ये बोला गया है कि सपोज कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी ट्रेट है ए, वो 10% पॉपुलेशन में हमें मिलता है, ठीक है, और किन में जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन स्पीशीज में. और जो ट्रेट बी है वो एग्जिस्ट करता है सेम पॉपुलेशन में बट उसका परसेंटेज है 60%, मतलब 60% ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ट्रेट पहले अराइज हुआ होगा. अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे. इन अ पॉपुलेशन ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज द चांसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेट्स ड्यू टू वेरिएशन इज वेरी लो. जो वेरिएशंस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका परसेंटेज बहुत बहुत कम होता है, बहुत ही चांस कम होता है. उसका रीजन ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है वो यूनिपेरेंटल होती है और उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती. एंड द ट्रेट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, मतलब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, न्यू करेक्टर्स नहीं आते, ब्लेंडिंग नहीं होती, तो जो ऑलरेडी पेरेंट के अंदर करेक्टरिस्टिक्स है उनका अपीयर होने का चांस काफी हाई परसेंटेज पे होता है. सो एंड वुड हैव अराइजन अर्लियर, और इसीलिए वही ट्रेट सबसे पहले अराइज हुआ होगा. सो दैट मीन्स ट्रेट ए सिर्फ 10% पॉपुलेशन में, मतलब बहुत रेयर है, लेकिन जो ट्रेट बी है वो 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन में है. तो दैट मीन्स जो ट्रेट पहले अराइज हुआ होगा दैट वुड बी द सेकेंड वन. सो देयरफॉर ट्रेट बी
present in 60% of the population is the trait which have arisen earlier, because asexually reproducing species, they don't undergo any sort of fertilization as it is uniparental. Okay, अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, how does the creation of variations in a species promote survival? मतलब अगर स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस होते हैं, मतलब डिफरेंसेस आते रहते हैं, न्यू कैरेक्टर्स आते रहते हैं, तो उससे सर्वाइवल का जो रेट है वो और कैसे प्रमोट होता है. अब आपको पता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ डीएनए तो होता ही है. कॉपिंग होती है डीएनए की, मदर पेरेंट से दोनों से डीएनए जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट होता है, तो ऑब्वियसली डीएनए कॉपिंग भी होती है उसके बाद, तभी न्यू कैरेक्टर्स आते हैं. बट ये जो डीएनए कॉपिंग होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसी वजह से वेरिएशंस होते हैं. मतलब डीएनए कॉपी होता है बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, तो इसी के कारण क्या होते हैं वेरिएशंस. अगर ये वेरिएशंस फेवरेबल है, मतलब किसी भी स्पीशीज के लिए फायदेमंद है, जो उसको बेटर अडेप्ट करा सकते हैं, सो दे हेल्प द इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव वेल, वो अच्छे से बेटर अडेप्ट कर पाते हैं, बेटर सर्वाइवल होता है, और ये जो फेवरेबल वेरिएशंस है उससे उनसे उनकी प्रोजेनी में भी आते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, के वेरिएशंस का नेचर क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट एडवांटेजेस होती है, उससे प्रमोशन रेट जो उनके सर्वाइवल का है वो अलग तरह से प्रमोट होता है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया विच कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव, क्योंकि वो उनके अंदर एक अडेप्टेशन है इस चीज की. तो न्यू वेरिएशंस जो होंगे वो अगर उनको ज्यादा सूटेबल होंगे तो वो बेटर अडेप्ट कर पाएंगे अपने एनवायरनमेंट में, और फेवरेबल वेरिएशंस जब एक्यूमुलेट होते हैं तो ऑब्वियसली फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और उससे सर्वाइवल रेट भी प्रमोट होता है. ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इन एनी पॉपुलेशन नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर, व्हाई? ये तो बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी कि अगर हम सपोज अपनी स्पीशीज के लोगों की बात करें तो हम सब एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना, हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस है, कुछ डिफरेंसेस है. तो आपको यही पूछा गया है कि वो एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है. तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएशंस है उनमें, और वेरिएशंस कब होते हैं, इट अकर्स इन द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अब मतलब जो जीन्स है उसका नेचर ऑल्टर हो जाना, दैट इज द वेरिएशन. और ये किस वजह से होता है, म्यूटेशंस में, मतलब सडन चेंज इन द हेरिडिटरी मेकअप, रीशफलिंग ऑफ जीन्स में, जब मदर और फादर से इनहेरिट होती है तो कुछ ब्लेंडिंग होती है उससे, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी प्रोसेस. ये सब चीज इंडिविजुअल्स को, मतलब आपस में सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को आपस में डिफरेंट बनाती है. इसीलिए किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल सेम नहीं होते. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पीशीज, ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली सिमिलर. ओके, अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड क्वेश्चन हिज टीचर that why do organisms resemble their parents more as compared to grandparents? In which way will the teacher explain to the child? Obviously आपको पता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनसे आप, उनके बच्चे आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स के बच्चे आप हो, तो आप अपने पेरेंट्स को ज्यादा रिजेंबल करते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करते हो बट बहुत ज्यादा नहीं करते हो. तो यही एक बच्चे ने टीचर से पूछा, और आप इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे, The two parents which are directly involved in the sexual reproduction वो gametes बनाते हैं. Gametes are the cells that participate in fertilization, जिसमें क्या क्या आ जाता है, आपका sperm और egg. Male produce male gamete sperm and female produce female gamete egg. और ये आपस में फ्यूज करते हैं और इनके फ्यूजन से फर्स्ट सेल बनता है zygote. ठीक है, it gradually develops into a young child. Zygote undergoes a series of changes. Zygote बनेगा, फिर एम्ब्रियो मतलब डेवलपिंग स्टेजेस पे आ जाएगा, और फिर वो फीटस बनेगा, और फिर वो डिलीवर हो जाएगा तो यंग चाइल्ड बनेगा. तो जो यंग चाइल्ड है उसमें सिमिलैरिटीज आती है उसके पेरेंट्स से. Since the child inherits its characteristics from both the parents, that is immediate mother and father, तो इसीलिए resemblance उनसे होती है. Grandparents and the child resembles but very less, because वहां पे उनके बीच में जीन पूल का गैप आ जाता है, which is created by their immediate parents.
तो variations of two generation mixing together and addition of new variation from parents increases the difference between them to a greater extent. अब दो generations के बीच में variations, suppose grandparents के जो बच्चे हैं वो भी exactly similar नहीं होंगे, उनके अंदर भी blending हुई है, और फिर उनके बच्चे आप हो, तो उनके जब आपस में ये डीएनए कॉपिंग वगैरह हुई तो ऑब्वियसली वहां पे भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हुए और न्यू वेरिएशंस आए, तो वहां पे एक जनरेशन गैप आ गया. So this is of greater extent, and that is the reason we are not exactly similar to our grandparents, or we have resemblance but very less with our grandparents as compared to our own immediate parents. Okay, अगला question. Why did Mendel choose pea plant for his experiment? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, he is known as father of genetics. He is known as father of genetics क्योंकि उनका बहुत ज्यादा great contribution रहा है. So Gregor John Mendel is father of genetics. So the whole concept of heredity and the variations and about genetics, you can say, that is given by Gregor John Mendel. उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. सो बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे. किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पे. पी प्लांट का बोटानिकल नेम होता है पाइसम स्टाइवम. कभी भी किसी को बोटानिकल नेम को बच्चे आप लिखते हो ना, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, दो लेटर्स, दो वर्ड्स अलग अलग, इसका फर्स्ट कैपिटल, इसका स्मॉल, और सेपरेटली अंडरलाइंड भी होने चाहिए. दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द बोटानिकल नेम. तो उन्होंने पी प्लांट, जिसका बोटानिकल नेम है पाइसम स्टाइवम, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स देखे एक ही प्लांट के अंदर. और आपको पता है ही एक्चुअली प्रेडिक्टेड 7 मेन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. जैसे क्या हुआ, वो एक दिन फील्ड में गए, उस फील्ड में उन्होंने देखा कि बहुत से पी प्लांट थे. अब वो थे तो सारे पी प्लांट, बट उनके अंदर बहुत सी डिसिमिलैरिटीज देखी, मतलब कलर को लेकर, उनके पॉट शेप को लेकर, उनके फ्लावर्स को लेकर. तो उनको लगा कि ये सब एक ही तरह के प्लांट है, बट वो डिसिमिलैरिटी क्यों है उनके अंदर, मतलब एक ही फीचर, मतलब एक ही ट्रेट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिख रहे हैं, दो या दो से ज्यादा. तो इसीलिए उनको उसमें 7 कंट्रास्टिंग फीचर्स दिखे. और क्या क्या दिखे वो हम डिस्कस कर लेते हैं. उनको सीड का अगर देखें, सीड के बारे में, तो सीड की फॉर्म में उनको फर्क लगा. जैसे ग्रे एंड राउंड सीड भी दिखी और येलो सीड भी दिखा, कॉटिलेडन. अगर हम सिर्फ सीड का फॉर्म की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड, कलर ग्रे और व्हाइट. और अगर आप कॉटिलेडन्स की बात करो तो वो आपको दिखे तो येलो और ग्रीन कलर में. फ्लावर का कलर को बताएं तो व्हाइट फ्लावर्स भी दिखे और वॉयलेट भी दिखे. और पॉट जो था, पॉट का फॉर्म देखा तो ऐसे फुल भी दिखा और इस तरीके से देखो कंस्ट्रिक्टेड भी दिखा. और अगर कलर की बात की जाए तो येलो पॉट भी दिखा और ग्रीन पॉट भी दिखा. अब ऐसे ही अगर फ्लावर्स की बात हो, स्टेम की बात हो, तो एक्सियल पॉट्स भी दिखे और टर्मिनल पॉड्स भी दिखे. एक्सियल मींस यहाँ एक्सिस पे और इसमें टर्मिनल पे. और साइज देखे तो बहुत लंबे प्लांट्स भी दिखे और शॉर्ट भी दिखे. तो बेसिकली 7 कंट्रास्टिंग फीचर्स दिखे जो कि अभी हमने डिस्कस किए. और इसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने पी प्लांट को चूज किया एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट. तो बेसिकली ये सारे करेक्टरिस्टिक्स थे जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ. स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर, ऐसे ही पॉड का कलर, पॉड का शेप, इस फिगर में हम डिस्कस कर चुके हैं. और ऐसे ही सीड का कलर और सीड का शेप. तो ये सारे 7 कैरेक्टर्स आपको लर्न करने हैं, ट्रेट्स. और उनमें कॉन्ट्रास्टिंग क्या था वो भी लर्न करना है, कि जैसे पर्पल फ्लावर्स थे, व्हाइट थे, फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी थी, टर्मिनल थी, स्टेम लेंथ टॉल था, ड्रॉप था. ये सब आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने हैं. तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि उन्होंने पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किया, पहले तो उनको 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स दिखे इसके अंदर. दूसरा, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है ना वो शॉर्ट होता है, तो वो जल्दी रिजल्ट्स दे सकते थे, इजीली अवेलेबल था, एनुअल हर्ब था, आपको पूरे 12 महीने ये पी प्लांट मिलता है. और इसको ज्यादा केयर भी रिक्वायर्ड नहीं थी, मतलब इसको ज्यादा पेस्ट प्रॉन नहीं था. और एक ही बारी में बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स भी प्रोड्यूस करता है.
तो ये 7 फीचर्स की वजह से, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है लाइक हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तब तो आप लिख दोगे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। आपको आ जाता है व्हाट आर द नंबर ऑफ करेक्टर्स लाइक ही ऑब्जर्व, तो आप 7 लिख दोगे। आप लिखोगे नेम दोज करेक्टरिस्टिक्स, तो आप सारे करेक्टरिस्टिक्स लिख दोगे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रीजन दोगे पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया गया, तो आप ये 7 पॉइंट्स लिख दोगे कि 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स दिखे, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, इजिली अवेलेबल था, एनुअल हर्ब था, डजंट रिक्वायर मच केयर, मतलब उतना पेस्ट नहीं लगता इसमें, और एक ही बारे में बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है। तो इस कारण बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स है, तो टेस्ट बहुत सारे मतलब तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते थे। शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो रिजल्ट जल्दी मिलता है, इजिली अवेलेबल है तो ऑब्वियसली फायदा था। एनुअल ये एक्सपेरिमेंट कभी भी हो सकता था, पेस्ट नहीं लगता था तो कुछ और इंटरफेरेंस नहीं हो सकती थी। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मतलब उसका जो आप उसको उगा सकते थे वो ज्यादा नंबर में उगा सकते थे। अब ऐसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता लगता है कि जो ट्रेट्स है वो डोमिनेंट और रिसेसिव कुछ भी हो सकते हैं। तो मेंडल ने इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो अपने आप को हर टाइम एक्सप्रेस नहीं करता, वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस करता है जब वो अकेला प्रेजेंट होता है, मतलब जब वहां पे डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने क्रॉस किया जिसमें प्योर टॉल प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किया और प्रोजेनी देखी कि क्या आती है। तो बेसिकली मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे क्रॉस बनाते हैं। सो लेट मी टेल यू, ताकि आपको भी कोई क्रॉस बनाना हो तो आपको डिफिकल्टी ना रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना बच्चे पेरेंटल जनरेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन या क्रॉस हम टॉल और डॉर्फ में बना रहे हैं। तो टॉल हमारा डोमिनेंट है और जो डॉर्फ है वो रिसेसिव है। ये कैसे पता लगता है? आपको जो हमने चार्ट लर्न किया उसके थ्रू हमें पता लगता है कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट होता है ना उसी का कैपिटल लेटर ले लेते हैं और उसी का स्मॉल लेटर हम रिसेसिव के लिए ले लेते हैं। अब आगे ये क्या बनाएंगे? दे विल प्रोड्यूस गेमीट्स। गेमीट में इन दोनों को सिर्फ अलग करके इस तरीके से आपने कॉमा लगा देना है, और ड्वार्फ में भी इस तरीके से इसके भी बन गए गेमीट्स। अब जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो एक गेमीट यहां से आएगा और एक यहां से आएगा। चाहे कोई भी गेमीट आए तो बनेगा तो यही ना। तो ये होगी आपकी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब है फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, मतलब जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग पेरेंटल जनरेशन, द जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग पेरेंटल जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन को अगर आप देखो तो आप देखोगे कि इसके अंदर ये डोमिनेंट जीन है, तो इसलिए सारे के सारे F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे? टॉल होंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है। तो अब इसका F2 बना के देखते हैं, मतलब इनके आगे बच्चे बना के देखते हैं। तो ये F1 पेरेंट्स हो गए। अब ये आगे जो गेमीट बनाएंगे उनको आपने ऐसे ही कॉमा लगा के लिख देते हैं बस। अब इसको बनाने के लिए हम एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। उसमें आप क्या करते हो? एक के गेमीट एक इस साइड लिख देते हो और दूसरे के आप इस साइड ऊपर लिखकर उसको ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में बना लेते हो। अब ये इसके साथ अगर चांस है कि फ्यूज करेगा तो ये आएगा, क्योंकि एक पेरेंट का गेमीट ये, दूसरे का ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो आपके पास ये आएगा, ये इसके साथ करेगा तो ऐसे आएगा, और वो उसके साथ करेगा तो ऐसे आएगा। तो दैट मीन्स जिसमें भी कैपिटल टी होगा, अब आपके पास इसमें 3 ही तरह के कॉम्बिनेशन आए ना, जिसमें भी कैपिटल टी होगा वो तो टॉल होगा, और ये भी क्या होगा? टॉल, क्योंकि ये कैपिटल टी है। लेकिन ये क्या होगा? ड्वार्फ, क्योंकि इसमें स्मॉल टी है। अब जिसमें ये दोनों सेम तरह के हैं ये प्योर टॉल होगा, और ये हाइब्रिड टॉल होगा, क्योंकि इसमें एक टॉल का कैरेक्टरिस्टिक है और एक ड्वार्फ का। वो अलग बात है कि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो अगर हम इसका एक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो, मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन क्या रहा, कितने टॉल और कितने ड्वार्फ रहे, तो 3 आपके पास टॉल रहे और 1 आपके पास ड्वार्फ रहा। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। अब देखो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होती है ना, वो हमेशा कौन सी होती है? डोमिनेंट। तो इससे मेंडल बता पाए कि जो टॉल कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था, और जो आपके पास ये स्मॉल टी आया
that is the recessive character. And we know that recessive character is the one which expresses itself only in the absence of the dominant gene. So this is how you have to draw the cross. And whenever it is asked that how Mendel proved which gene is dominant or which is recessive. So I hope you understood कि ऐसा क्रॉस कैसे बनाना आपको. और जिस क्रॉस में ना आप एक ही करेक्टर को एट ए टाइम पढ़ते हो, उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बुलाते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच वन करेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम. जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ हाइट की बात की है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, डोमिनेंट वो होता है विच ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, विच ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. और रिसेसिव होता है which do not express itself if the dominant is present, but if it is present alone then it expresses itself. तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. सो इसके लिए मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि मेंडल ने जो ये डोमिनेंट और रिसेसिव बताया था वो अपने लॉ से बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस से. सो एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हमारे अंदर हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो कंट्रास्टिंग जीन्स होती है. हर ट्रेट के लिए वी हैव टू कंट्रास्टिंग जीन्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पी प्लांट की बात ले लेती हूँ, लेट्स से अगर हम उनकी हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम ले सकते हैं टॉल और ड्वार्फ. तो हर करेक्टर के लिए दो जीन्स प्रेजेंट होती है. उनमें से एक जीन जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करती है उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं. और जो दूसरी जीन है जो सप्रेस्ड रहती है या फिर जो अपने आप को एक्सप्रेस सिर्फ तभी करती है जब डोमिनेंट जीन नहीं होती, और जब डोमिनेंट जीन होती है तब वो सप्रेस्ड रहती है. दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव जीन. सो अगर लेंथ की बात कर रहे हैं पी प्लांट की, सो आउट ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल इज द डोमिनेंट जीन एंड द स्मॉल टी इज द ड्वार्फ, दैट इज द रिसेसिव वन. Okay, next question we have is explain difference between phenotype and genotype. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि phenotype और genotype होता क्या है. अब जैसे अभी हमने पीछे एक क्रॉस बनाया था, मैंने आपको सिखाया था ना पेरेंटल जनरेशन, फिर उसके बाद ये गेमीट बना रहे हैं और गेमीट बनाने के बाद ये फ्यूज कर रहे हैं, ये आपके पास F1 जनरेशन आ जाती है. और फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप F1 जनरेशन के पेरेंट्स को सेल्फ ब्रीड करते हो तो आपके पास इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं. अभी मैंने आपसे ये बताया था. और उसके बाद मैंने आपसे ऐसे लिखा था कि अगर इसमें मैं जीन्स देखूं तो जीन्स कौन कौन से आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही होता है. और स्मॉल टी ये कितनी बार अपीयर हुआ, एक बार. ये कितनी बार अपीयर हुआ, दो बार. और ये एक बार. तो ये जो जीन्स का कॉम्बिनेशन मिला है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप. इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप. सो बेसिकली जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उसमें जीन्स के कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और जो होता है उसके अंदर वो भी उसका जीनोटाइप होता है. और ऐसे ही अगर फिजिकल ट्रेट देखें तो यहाँ टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस था ये, तो इनमें से कितने टॉल होंगे, इसमें डोमिनेंट जीन है, इसमें डोमिनेंट जीन है, तो टॉल कितने होंगे, 1 + 2 3, और एक होगा ड्वार्फ. सो दिस इज द फिनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स फिजिकल एक्सप्रेशन. फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन. तो अभी इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं. तो फिनोटाइप इज बेसिकली द फिजिकल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप इज द ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मेकअप. जो फिनोटाइप होता है इट इज अफेक्टेड बाय द जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. मतलब जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन है वही फिनोटाइप को रिवील करेगा, और इवन एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इसको अफेक्ट करती है. जीनोटाइप सिर्फ जीन से अफेक्ट होता है. एग्जाम्पल, weight and physique, this is phenotype. Blood group or height, that is genotype. Right, so this is how you can differentiate between phenotype and genotype. So physical expression, phenotype. Genetic makeup is genotype. Okay, next question. In a pea plant, find the contrasting trait if the position of flower is terminal, the flower is white in color, and the shape of pod is constricted. अब यहाँ पे आपको कंट्रास्टिंग ट्रेट बताना है. जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक जो हमारे पास ट्रेट है उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर, जिसको आप डोमिनेंट और रिसेसिव बुला लेते हो. तो पोजीशन ऑफ फ्लावर टर्मिनल,
तो दूसरा क्या होगा पोजीशन ऑफ फ्लावर? ऑब्वियसली वो क्या होगा? एक्सियल। अगर फ्लावर का कलर व्हाइट है तो व्हाइट के कंट्रास्ट में कौन सा था? वॉयलेट या पर्पल भी लिख सकते हो। शेप ऑफ पॉड इज कंस्ट्रिक्टेड, और दूसरा कौन सा था? फ्लैट पॉड। ठीक है, सो दीज आर द कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो इसी तरीके से जैसे अगर पॉड शेप की बात हो रही है तो पॉड शेप में आपके पास एक इन्फ्लेटेड है और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड है। पॉड कलर की बात हो रही है तो एक ग्रीन है और एक येलो है, ये आपको याद करना है। ऐसे ही फ्लावर कलर की बात हो रही है तो एक पर्पल है और दूसरा व्हाइट है। फ्लावर की पोजीशन की बात हो रही है, फ्लावर और पोजीशन तो एक्सिलरी और टर्मिनल। स्टेम लेंथ की बात हो रही है तो एक टॉल, दूसरा ड्वार्फ। सो दीज आर द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। How do Mendel's experiments show that the traits are inherited independently? इन एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता लगा कि जो ट्रेट्स है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक क्रॉस बना के दिखाती हूँ। हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है इन विच टू कैरेक्टर्स आर स्टडेड एट अ टाइम। टू कैरेक्टर्स आर स्टडेड एट अ टाइम। तो लेट्स से वी आर टेकिंग टॉल विद राउंड सीड। टॉल विद राउंड को हमने ऐसे ले लिया एंड डॉर्फ विद रिंकल्ड सीड। डोमिनेंट डोमिनेंट इकट्ठे ले लिए, रिसेसिव रिसेसिव इकट्ठे ले लिए। दिस इज पेरेंट जनरेशन एंड दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस बिकॉज टू कैरेक्टर्स टॉल एंड राउंड सीड मींस सीड का शेप और लेंथ दोनों ले रहे हैं। अब ये जो गैमीट बनाएंगे इसके अंदर एक जीन ये और एक ये दोनों मतलब ट्रेट्स आएंगे। ठीक है, तो दीज आर गैमीट्स। ओके, अब जब ये फ्यूज करेंगे दे विल गिव राइज टू F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट पैरेलल जनरेशन। तो इसमें इसका T और इसका T, इसका R और इसका R, ये दोनों करेक्टर्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें ये टॉल भी है और राउंड भी है, तो इसका मतलब क्योंकि डोमिनेंट है ये, तो दिस इज गोना बी टॉल एंड राउंड। ये क्या होगा? इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगी? टॉल एंड राउंड। अब इनकी सेल्फिंग करते हैं। तो लेट्स से अगर ये हमारे पास पेरेंट्स है, अब let's say if they are parents now for the F2 generation, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इनके जो गैमीट्स बनेंगे दोनों के आइडेंटिकल होंगे। दिस कैन गो विद दिस, दिस कैन गो विद दिस, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ और दूसरा स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। सेम इसके भी बनेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में। तो टी आर, दिस इज टी आर एंड दिस इज टी आर। और सेम ऑर्डर में मैं यहां पे भी लिख दे रही हूं ऊपर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का है और दूसरा दूसरे ऑर्गेनिज्म का है। सो दिस इज आई एम गोना मेक द पुनेट स्क्वायर। और अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो टी आर कैपिटल आर, इसको इससे करेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे फ्यूज करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इसको इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ऐसे ही इसको फ्यूज करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर है दोनों, तो स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, दिस टी विद दिस टी एंड दिस आर विद दिस आर। जो एक ऑर्डर फॉलो करोगे ना कि पहले इसका टी फिर इसका टी फिर इसका आर, उसी ऑर्डर को फॉलो करना ताकि वो कॉम्बिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियरली बाद में विजिबल हो। देन वी हैव स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको करें तो दिस इज दिस एंड स्मॉल टी कैपिटल आर और दोनों स्मॉल आर्स। देन वी हैव दिस और लास्ट आपके पास है ये। अब आप देखो इसमें कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस बने हैं। अब जिसके अंदर भी ये कैपिटल टी कैपिटल आर आएगा तो वो टॉल और राउंड होगा। कौन कौन सा है देखो, 1 2 3, इसमें भी है 4 5, क्योंकि बाकी चीजों को आप नहीं देखोगे उस केस में, 7 8, देन वी हैव 9। तो 9 टाइम्स ये अपीयर हुआ है, 9। ओके, और सेकेंड था हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल आर, मतलब टॉल बट रिंकल्ड, क्योंकि स्मॉल आर तो रिंकल्ड का होता है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल आर, एक ये हो गया आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल आर 2, और फिर आपके पास एक सेकेंड हम इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं, ये रहा 3 टाइम्स अपीयर हुआ। अब तीसरा है आपके पास स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी मतलब डॉर्फ,
और कैपिटल आर मतलब राउंड। तो ये रहा 1, 2 और ये 3, अगेन 3 टाइम्स। और लास्ट बचा टी आर मतलब डॉफ एंड रिंकल्ड। तो इसमें आपके पास ये सिर्फ एक ही बचा। तो आप देखो करेक्टर्स मतलब ये जो गेमीट्स बने ये इंडिपेंडेंटली मूव किए, इसने इसको नहीं रोका, इसने इसको नहीं रोका, किसी के साथ भी फ्यूज करके कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखेंगे कि अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाओ प्योर पी प्लांट्स में तो आप देखोगे कि जो करेक्टर्स है वो इनहेरिट होते हैं इंडिपेंडेंटली। जैसे यहाँ पे क्रॉस बनाया गया है राउंड विद येलो सीड एंड विद रिंकल्ड विद दिस थिंग येलो सीड, तो सेम उसी तरीके से ये भी होगा। तो जब आप इसकी F1 वो देखोगे प्रोजेनी तो ऑब्वियसली डोमिनेंट फीचर आएगा राउंड एंड येलो, और F2 देखोगे तो राउंड एंड ग्रीन, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। However, they were plants which showed the combinations also, मतलब इनके क्रॉस कॉम्बिनेशंस भी हो जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि जो ट्रेड्स है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टॉल एंड राउंड लेके किया, आप कोई भी एग्जांपल कोई भी ट्रेड्स लेकर इसको कर सकते थे। ये इसी तरीके से रेशियो में आएंगे विच विल शो कि जो ट्रेड्स है वो इंडिपेंडेंटली अपीयर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल ब्लैक फर बी इज डोमिनेंट, okay, over a brown fur which is denoted by B. Predict the genotype and phenotype of the offspring when both the parents are BB or have heterozygous black fur. इसमें आपके पास क्या है, दोबारा मैं बताती हूँ। ब्लैक फर डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है जब दोनों पेरेंट्स BB है, ठीक है, तो मतलब ये आपके पास B एंड B और ये भी B एंड B। तो यहाँ पे ये आपके पास पेरेंटल जनरेशन हो गई, और इसके जो गेमीट्स बनाओगे सो ऑब्वियसली गेमीट्स उसी तरीके से बनाओगे जैसे टॉल एंड डॉफ के बनाए थे। दिस वुड बी ऑल्सो दिस। अब इसके लिए इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर के लिए इस B और B को फ्यूज करोगे ये बन जाएगा, इस B और इस B को फ्यूज करोगे ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा और इसमें ये। सो दिस इज बेसिकली F2 जनरेशन, दैट इज सेकेंड फिलेलियल जनरेशन। अब इसके अंदर अगर हम जीन्स देखें कि किस तरह के कॉम्बिनेशन अपीयर हुए, तो आपके पास 3 ही तरह के कॉम्बिनेशन अपीयर हुए। ये एक बार अपीयर हुआ, ये 2 बार अपीयर हुए और वो भी एक बार अपीयर हुआ। सो दिस इज द जीनोटाइप। और फिनोटाइप देखें तो यहाँ पे कितने ब्लैक फर वाले हैं और कितने आपके पास ब्राउन फर वाले हैं। तो आप देखोगे ब्लैक डोमिनेंट है तो 3 बार ब्लैक आ रहा है आपके पास और एक ब्राउन, तो रेशियो क्या रहेगा 3:1। दोबारा भी मैं बता देती हूँ एक बार अगर किसी को समझ नहीं आया। आपको बोला गया था कि दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, मतलब उनकी दोनों जीन्स अलग है, बट ये गिवन था कि ब्लैक डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो ये हो गया पेरेंटल जनरेशन। अब बनाना है गेमीट। गेमीट बनाओगे तो कॉमा डाल के लिखने को ही आप गेमीट बोलते हो। अब जब इसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ऑब्वियसली वो B और B ही बनेगा, ठीक है। अब इनको जब आप सेल्फ ब्रीड करोगे तो भी आपके पास यही आएंगे, तो सीधा हम पुनेट स्क्वायर बना ले F2 जनरेशन के लिए। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ब्लैक फर जिसके अंदर आएगा वो डोमिनेंट होगा। तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आए, तो ये 1:2:1 दैट इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप मींस जीन्स का कॉम्बिनेशन, और फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल एक्सप्रेशन आया। तो ब्लैक फर वर्सेस ब्राउन फर, ब्लैक वाले 3 हो गए और एक ब्राउन। तो इस तरीके से क्रॉस जो भी दिया होता है इंफॉर्मेशन उसको लेकर आप ऐसे क्रॉसेस बना सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप A married a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Why or why not? अब आपको दिया है कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है। He marries a woman जिनका ब्लड ग्रुप O है, और उनकी जो डॉटर हो जाती है उसका ब्लड ग्रुप क्या है O। तो कौन से ट्रेट डोमिनेंट है A और O, वो आप कैसे बताओगे। तो दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू टेल कि इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है।
लेकिन एजम्पशन से हम इसको बता सकते हैं. लेट्स से अगर ट्रेट ए डोमिनेंट होता, तो फादर दैट हैव IAO, ये इसके आप लिखते जीन्स कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और मदर वुड बी IO. तो इसका जब हम बनाते क्रॉस तो 50% प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप A होता और 50% प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होता, O. ठीक है, व्हेन फादर इज IAO एंड मदर इज IO. बट वेयर इन केस अगर फादर होमोजाइगस होता, मतलब दोनों सेम रहते, और मदर भी प्योर इस तरीके से रहती, तो सारी की सारी प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होता, A. तो दोनों केस में अलग चीज है, तो इसलिए A और O कौन सा डोमिनेंट है वो हम सिर्फ उससे नहीं बता सकते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. आपको फिनोटिपिक रेशियो लिखना है. तो आपको पता है कि अगर हमें फिनोटिपिक रेशियो लिखना है तो लेट्स मेक सम क्रॉस. तो यहां पे हम एक क्रॉस बना लेते हैं. अब यहां पे हम राउंड विद येलो सीड वाला क्रॉस बना लेते हैं. ठीक है, राउंड विद येलो सीड, रिंकल्ड विद ग्रीन सीड. लेट्स मेक दिस. तो ये पेरेंटल जनरेशन हो गई और ये आपके पास गेमीट्स हो गए. ठीक है, और इसको क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन आ गई, इसका R, इसका R, इसका Y, इसका Y. तो ये सब के अंदर डोमिनेंट ही करेक्टर है, ऑल विद राउंड एंड येलो सीड. अब इनकी जब सेल्फिंग करोगे तो दोनों केस में मैंने आपको बताया था गेमीट कैसे बनाते हैं, RY, दूसरा R ये, और तीसरा R कैपिटल Y, और लास्ट R स्मॉल y. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो. इधर लिख लेते हैं. तो एक आपके पास RY हो गया, दूसरा R स्मॉल y, तीसरा स्मॉल r कैपिटल Y, और लास्ट ये. और इसी ऑर्डर में हम इसको यहां लिख लेते हैं. ठीक है, अब इनको हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू इनके कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो आपको पता है कि अगर ये इससे फ्यूज करेगा सो यू विल गेट RRYY. ये इससे फ्यूज करेगा RRYY. ठीक है, तो जैसे हमने पीछे बनाया था, तो अगर आप इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओगे, इसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे किया था, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, इसका R लिखो, उसका R, इस तरीके से. तो आप इसको पूरा फिल कर लेना. तो अगर आप करते जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे RY वाले, RY क्या था यहाँ पे, यही था ना आपके पास गेमीट्स में. यहाँ लिख देती हूँ, RY आपके पास था राउंड विद येलो, इट विल अपीयर 9 टाइम्स. हमेशा फिनोटिपिक रेशियो यही रहेगा. R विद स्मॉल y मतलब राउंड विद ग्रीन, ये 3 बार अपीयर होगा. देन वी हैव रिंकल्ड विद येलो, ये भी 3 बार, मतलब हाइब्रिड 3 बनेंगे. और लास्ट रिंकल्ड विद ग्रीन 1 टाइम. सो ऑब्वियसली हमेशा फिनोटिपिक रेशियो जो रहने वाला है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, मतलब जिसमें 2 करेक्टर्स को आप पढ़ोगे, इट विल बी ऑलवेज 9:3:3:1. 9 प्योर डोमिनेंट होगा, 1 प्योर रिसेसिव होगा, और ये इनके हाइब्रिड, मतलब कैपिटल R विद स्मॉल y, स्मॉल r विद कैपिटल Y. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गिवन बिलो. ये क्रॉस दिया गया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है. आप देखो, कैपिटल R स्मॉल y, राउंड विद ग्रीन, रिंकल्ड विद येलो. ठीक है, तो ये आपको कहा गया है कि ये इनके गेमीट्स बन गए और ये आपके पास F1 जनरेशन आ गई. फिर उसके बाद इनकी सेल्फिंग की तो ये 9:3:3:1 आपके पास, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये आपके पास फिनोटिपिक रेशियो आ गई. So recompile the above observation and explain the law of inheritance associated with it. मतलब इस क्रॉस से आप कौन कौन से लॉस बता सकते हो वो हमने पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हम इसका लॉ ये बता सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम बता सकते हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको क्या बताता है कि द 2 genes controlling each character, one will express itself and other will remain suppressed, which is the recessive one. तभी यहाँ पे जब R कैपिटल Y स्मॉल y बना तो ये राउंड और येलो था, ये रिंकल्ड और ग्रीन नहीं था. क्यों? क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे. डोमिनेंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स में ले रखे हैं. दूसरा, इस पे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमें जानने को मिला. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गेमीट्स बनते हैं तो वो लाइक एट ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन ये जो चीज है दे गेट सेपरेटेड विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर.
मतलब दोनों गेमीट्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक का दूसरे पे इफेक्ट कुछ नहीं रहता। और तीसरा लॉ भी हमें यहाँ इसके जानने को मिला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो ये जीन्स है ये अलग हुए हैं, वो किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर ऑफस्प्रिंग के अंदर फिट हो सकते हैं। मतलब एक लाइक ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन ईच जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर दे मूव इंडिपेंडेंटली एंड गेट रैंडमली अरेंज्ड इन ऑफस्प्रिंग। उसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग क्रॉस शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 प्रोजेनी। यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिया गया है जिसमें पॉलिनेशन दी गई है। ओके, इन F1 प्रोजेनी आपको फिल करना है ब्लैंक और कुछ आंसर करने हैं क्वेश्चंस। RRYY दैट इज राउंड ग्रीन क्रॉस विद रिंकल्ड येलो, ये पेरेंटल जनरेशन है। और यहाँ आपको बताना है RRYY इंटू F1 जनरेशन क्या होगी। ऑब्वियसली जब ये पेरेंटल जनरेशन है तो इसको क्रॉस करोगे तो आपके पास ये इसी तरीके से आने वाला है, इसका R, इसका R, इसका Y, इसका Y। तो यहाँ पे F1 जनरेशन बनाने के लिए आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको ऐसे लिखो, Y को पहले लिख दो, दैट हार्डली मैटर्स। और ये भी राउंड एंड येलो ही होगा क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर्स R, कैपिटल R और कैपिटल Y है। So in above question, what is the combination of characters in the F2 progeny and what are the ratios? कॉम्बिनेशंस आपको क्या क्या मिल सकते हैं? तो कॉम्बिनेशन बेसिकली इसमें आपको हर तरह के मिल सकते हैं जो भी हमने किए भी थे। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं इसका क्रॉस बनाऊं, इसका F2 जनरेशन बनाऊं, तो F2 जनरेशन के लिए इनके ऑल पॉसिबल वो बना लेंगे। तो ये आपके पास बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। तो ये सारी तरह के आपको कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब राउंड विद येलो भी, राउंड विद ग्रीन भी, रिंकल्ड विद येलो भी और रिंकल्ड विद ग्रीन भी। और इस पे रेशियो क्या रहेगा? द रेशियो वुड बी 9:3:3:1। हमेशा डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपके पास यही रहता है, 9:3:3:1। ठीक है, तो इसको आप बनाकर भी देख सकते हो। ओके, अब यहां पूछा गया गिव रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन F1 प्रोजेनी। तो रीजन क्या है? रीजन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट which states that the two genes controlling each character separate from each other during gamete formation and they get randomly arranged in offspring without affecting each other. That means जो दो जीन्स है वो आपस में अलग होती हैं, गेमीट फॉर्मेशन के टाइम ये बन जाती है और वो रैंडमली किसी के साथ भी कंबाइन कर सकती है और कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो दे मूव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और वी कैन कॉल इट एज सेकेंड मेंडेलियन सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज How is the sex of child determined in human beings? अब ये क्वेश्चन हमें एक बात पूछ रहा है that how is the sex of a child determined in human beings? मतलब ह्यूमन बींग्स में कैसे पता लगता है कि जो होने वाला बच्चा है वो बॉय है या गर्ल है? तो इट इज बेसिकली नोन फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस से इस चीज को पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे। तो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस जिससे सेक्स ऑफ अ चाइल्ड का पता लग सकता है। ये भी हम बेसिकली क्रॉस बनाकर ही बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेल और फीमेल होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो मेल होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY और जो फीमेल्स होती है उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेल, या आप फादर भी लिख सकते हो, फीमेल या हम इसको मदर भी लिख सकते हैं। तो ये इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए XY और XX। अब ये आगे क्या बनाएंगे? दे विल प्रोड्यूस गेमीट्स। सो लेट्स से गेमीट्स आर X, Y और फीमेल का X, X। अब जब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, सो अगेन इन अ सिमिलर मैनर देयर इज अ चांस दैट दिस X फ्यूजेस विद दिस X and we get this thing, and there is a chance when this X fuses with this X and we get this, and if Y gets fused with X we get XY, and if this X and Y get fused XY. So that means
दो बार यहाँ पे अपीयर हुआ XX और दो बार ही यहाँ पे अपीयर हुआ XY, है ना। तो अगर तो XX होगा तो मतलब द डॉटर विल बी बॉर्न, एंड अगर XY कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है तो दैट मीन्स सन विल बी बॉर्न। सो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का ही अपीयरेंस 50-50% के रेशियो में आया। तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक व्हेन यू क्रॉस द XY विद XX, so there is a chance that you get 4 combinations. So the sex of a child depends that which combination occurs, but there is a 50-50% probability of this thing child as a boy or a girl. एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेक्स होता है चाइल्ड का वो फादर पे डिपेंड करता है। क्यों फादर पे डिपेंड करता है? क्योंकि देखिए मदर तो XX है, मदर ने बॉय को भी X क्रोमोसोम देना है और उसको बॉय को भी और गर्ल को भी, बट जो फादर है फादर के X क्रोमोसोम्स है XY, और फादर जिसको Y क्रोमोसोम देगा वही बॉय चाइल्ड बनेगा। तो हम कह सकते हैं बिकॉज मदर इज होमोजाइगस सेम तरह के गेमीट्स बनाएगा, और फादर इज हेट्रोजाइगस बिकॉज इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेमीट्स। सो व्हेन यू क्रॉस देम वी विल सी दैट like when you cross XX with XY, so if if XY appears then it is a boy, and if X appears it is a girl, XX, and sex of a child depends upon father because father produce different type of gametes, or we can say it is heterogametic. It is heterogametic, that is it produce different gametes. Okay, next question. यही question आपका इस तरीके से भी आ सकता है। In humans, there is a 50% probability of birth of a boy or 50% probability that of a girl will be born. Justify the statement on the basis of sex determination. Again, इस question को आपको इसमें पूरा sex determination जो भी हमने discuss किया है, जिसके अंदर आपने देखा कि मैंने आपको पहले definition दिखाया, डेफिनेशन के बाद आपने इस तरीके से क्रॉस बनाया, और क्रॉस के बाद ये फिगर की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप ये 2 पॉइंट्स भी लिस्ट किया करिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस मेंडेलियन लॉज विद एग्जाम्पल। हमें मेंडल के लॉज सारे एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जांपल्स, और आपको ये तो पता ही है ना, याद ही है कि ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किए उससे कुछ अपनी जो कंक्लूजन्स विड्रॉ किए, और वो कंक्लूजन्स एज लॉज फॉर्मुलेट किए। तो उन लॉज को हम स्टडी करते हैं। तो पहला लॉ था मेंडल का, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर आपको ये बताता है कि हमारे अंदर जैसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है हमारे अंदर बहुत से ट्रेट्स हैं, आप कह सकते हो हमारे अंदर बहुत से कैरेक्टर्स हैं, तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे अंदर क्या है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो वहां पे भी आपके पास कंट्रास्टिंग जीन है। वन वुड बी जीन कोडिंग फॉर टॉलनेस एंड द अदर कोडिंग फॉर ड्वार्फनेस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगेन हाइट ही दिया हुआ है आपको, 2 कंट्रास्टिंग जीन्स, वन कैन बी टॉलनेस एंड अदर कैन बी ड्वार्फनेस। सो प्लीज रिमेंबर लाइक यू हैव सो मेनी ट्रेट्स इन योरसेल्फ, सो फॉर ईच ट्रेट और फॉर ईच कैरेक्टर we have pair of genes, we have pair of genes. It is mentioned contrasting genes, but it is not always that the gene would be contrasting. The gene can be similar also, like it can be capital T also, it can be small t also, and it can be capital T small t, that is the contrasting one also. Next we have is the another law, which is law of segregation. But before we go to law of segregation, you should be familiar with the law of dominance also. Law of dominance जो भी हम कर भी चुके हैं। law of dominance actually states कि जैसे कि आपको पता लगा कि हर करेक्टर के लिए पेयर ऑफ जीन होगा, है ना, हर करेक्टर के लिए पेयर ऑफ जीन होगा। लेट्स से इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ जीन, तो इसमें से एक जीन जो अपना करेक्टर हमेशा एक्सप्रेस करेगा दैट वुड बी डोमिनेंट, और जो सप्रेस हो जाएगा डोमिनेंट के प्रेजेंस में दैट इज रिसेसिव। बट ये अपना इफेक्ट तब दिखाएगा जब ये अलग होगा। जैसे अगर आपके पास कैपिटल टी हो तो दोनों ही टॉलनेस के लिए कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो दोनों ही अपना इफेक्ट मतलब टॉल ही रहेगा यहाँ पे।
बट अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो कैपिटल टी अपना इफेक्ट दिखाएगा, स्मॉल टी नहीं दिखाएगा. बट इफ इन केस इफ यू हैव स्मॉल टी तब स्मॉल टी अपना इफेक्ट दिखाएगा बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है. सो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, out of a pair of contrasting genes, that the two genes, one will express itself, that is dominant, and other will remain suppressed in the presence of dominant, that is recessive. Okay, now moving on to the another law, that is law of segregation. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बुलाते हैं. अब अभी हमने क्रॉस पढ़े थे जिसमें हमने इस तरीके से पेरेंटल जनरेशन बनाई थी और फिर उसके बाद ये पेरेंटल जनरेशन से हमने गेमीट्स बनाए थे, है ना. तो बेसिकली आपको ये बताता है कि द टू जीन्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर वो एक दूसरे से अलग हो जाती है. कब अलग होती है? जबकि गेमीट्स बनते हैं. दीज आर द टू जीन्स, दे आर कंट्रोलिंग कैरेक्टर इन वन ऑफ द पेरेंट. दीज आर द टू जीन्स कंट्रोलिंग कैरेक्टर इन वन ऑफ द पेरेंट. सो दे बोथ गेट सेपरेटेड एंड व्हेन एट द टाइम ऑफ गेमीट formation. This is law of segregation. Segregation मतलब अलग हो जाना. Okay, another law is law of independent assortment. This says that this is also called as Mendel's second law. See, first law is segregation and the Mendel's second law is law of independent assortment. और जो law of unit character है और जो law of dominance है उसको आप ऐसे ही लिखते हो, उसको कोई first second नहीं लिखते. तो law of independent assortment एक तरह का continuity है law of segregation का. इसमें क्या बताया जा रहा है कि दो जीन्स जो कंट्रोल करते हैं एक कैरेक्टर को वो एक दूसरे से अलग होते हैं ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन. ये आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी पढ़ा है. बस इसके आगे ये लिख देना है दैट दे गेट रैंडमली अरेंज्ड इन ऑफस्प्रिंग. इसका मतलब है कि जब ये गेमीट्स बना देता है तो ये जो गेमीट्स है उसके बाद इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और किसी के साथ भी फ्यूज करके ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन गेट एनी कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन that which gene is fusing with which genes. So that means here we are not concerned with कि भी ये जो gamete है ये इसी के साथ fuse करेगा, नहीं. जब gametes बन जाते हैं they move randomly. So this is law of independent assortment. Independent assortment means वो independently move करते हैं और किसी भी combination को बना सकते हैं. Okay, and one thing more, कभी भी आपको लॉज को एक्सप्लेन करना आ जाएगा सो इट इज बेटर टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस. उसमें पेरेंटल जनरेशन दिखाना एंड देन उसके बाद पॉसिबिलिटी जो जो प्रोजेनी बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी, F2 जनरेशन बनेगी, उसको एक्सप्लेन करते हुए आप समझा सकते हो. अच्छा, क्रॉस का भी मैं आपको मतलब बता दूं क्योंकि क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि क्रॉस क्या होता है. तो क्रॉस का मतलब है कि मेटिंग ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग. मतलब एक पेरेंट टॉल या डॉफ या कुछ भी कैरेक्टर वाला पेरेंट दो फ्यूज कर रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो आप अलग अलग कैरेक्टर्स से लेकर कंसिडर करके क्रॉसेस बना सकते हो. जैसे यहाँ पे हाइट को लेकर बनाया गया एंड इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसमें एक कैरेक्टर को हम एट अ टाइम पढ़ते हैं. Okay, next question can be, what do you understand by Mendel's dihybrid cross? इसका क्या मतलब है? And when pea plants having round and yellow seeds were crossed with plants having wrinkled and green seeds, then all the plants of F1 generation had round and yellow seeds. Find the phenotypic ratio of F2. तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन का मतलब है, पहला तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन लिखना है. So dihybrid cross is that cross in which two characters are studied at a time. Two characters are studied at a time. दो characters को हम पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया है कि राउंड एंड येलो को आपको क्रॉस करना है रिंकल्ड विद ग्रीन के साथ. तो यह लिख लेते हैं राउंड विद येलो क्रॉसिंग इट विद रिंकल्ड एंड ग्रीन. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी सब अपनी कॉपीज में ये बना लो. आपको पता है ये डोमिनेंट होता है ये फीचर, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे. सो दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. इट इज मस्ट टू राइट लाइक दिस. अब इसके गेमीट्स बना लो. गेमीट्स में दोनों जीन्स होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि भी आप इसको R, Y ऐसे नहीं, दोनों जीन्स आप बनाओ. सो दीज आर द गेमीट्स. Now when you will fuse them you will get the F1 generation, that is the generation which is obtained by crossing the parental generation. और इसमें इसका R लिखोगे, फिर इसका R, फिर इसका Y और इसका Y, और इसका ट्रेट लिखोगे. कैपिटल R कैपिटल Y आ रहा है तो इसका मतलब ये सारी की सारी प्रोजेनी राउंड विद येलो सीड है. राउंड विद येलो सीड.
अब इसको क्रॉस करने के लिए तो जब आप F1 के पेरेंट्स को क्रॉस करोगे तो दे विल प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक RY बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं, अदर वुड बी R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सेम ऑर्डर में आप यहाँ पे भी लिख लो, सेम ऑर्डर में, दिस इज कैपिटल R, ठीक है। अब इसका पुनेट स्क्वायर बना लो। पुनेट स्क्वायर बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बेसिकली आपको बस जो भी उसकी जीन है उसकी अगला कॉम्बिनेशन लिखना है। जैसे यहाँ R है, यहाँ R है, तो 2 R लिख दो, 2 कैपिटल Y लिख दो। अब यहाँ पे एक R है, यहाँ भी कैपिटल है, कैपिटल Y स्मॉल y। सो डोंट थिंक मच, जो भी लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे मत सोचो कि ये लिखा है ये आ सकता है या नहीं, सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सारा ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका इसका R, फिर इनके Y। देन ऐसे ही इसी ऑर्डर में मैं उसको कर रही हूँ, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, देन कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल Y, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो सबसे पहली बात तो ये F2 जनरेशन है, दैट इज द जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग F1 पेरेंट्स या F1 जनरेशन। अब इसका फिनोटाइप क्या है, देखो अब इसके अंदर यही तरह के कॉम्बिनेशंस जो आपने गेमीट्स बनाए हैं ना, वही कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उनका रिजल्ट जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है। अब कैपिटल R और कैपिटल Y हो तो मतलब राउंड विद येलो सीड, देखो कितनी बार अपीयर हुआ, 1 2 3, जिसमें भी कैपिटल R कैपिटल Y होगा वो इसका पार्ट होगा, ये वाला भी, देन वी हैव ये वाला भी, एंड ओके दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स अपीयर हुआ, इसका रेशियो होगा 9। कैपिटल R स्मॉल y 1 2, ओके, एंड देन वी हैव कैपिटल R स्मॉल y, ये कैपिटल R है 3, तो ये कितनी बार अपीयर हुआ, 3 टाइम्स, ठीक है। एंड दिस इज राउंड विद ग्रीन। अब रिंकल्ड विद येलो, एक तो आपके पास ये आ गया रिंकल्ड विद येलो, एंड देन यू हैव दिस ऑल्सो 2, और उसके बाद ये ऑल्सो 3, रिंकल्ड विद येलो, एंड रिंकल्ड विद ग्रीन आपके पास एक ही आया, so this is 1. So the ratio becomes 9:3:3:1. This is the phenotypic ratio. Phenotypic ratio means the physical appearance which you will get to see after in the F2 generation after crossing the F1, and the combinations can be anything, and they are in accordance with the laws of segregation and independent assortment. Okay, अगला question. What do you understand by the term gene? जीन हम किसको बुलाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जीन जो है एक हेरिडिटरी व्हीकल है। जीन क्या है? एक हेरिडिटरी व्हीकल है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। आपको पता है हम सब की बॉडी सेल्स से बनी हुई है ना, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर अपनी बात करें, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वी हैव गॉट लॉट ऑफ सेल्स, और सेल्स के अंदर बेसिकली हमारे जो सेल्स हैं दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है जिसमें ऑर्गेनल्स भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, मेम्ब्रेन भी है, सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल भी बुला देते हैं, दोनों सेम ही बात है। अब ये जो क्रोमैटिन या न्यूक्लियर मटेरियल है वो कंडेंस होकर रिबन शेप क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स आपके इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसमें इन आर्म्स को कहते हैं क्रोमेटिड्स, और ये जो बीच में गोल सा लगा है इसको आप बोलते हो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है, मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे ह्यूमंस में हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर्स, बट जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे सारे बॉडी के सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं उनमें 23 पेयर्स हैं,
दैट मीन्स दे कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उनको डिप्लॉइड बुलाते हैं. और जो सेक्स सेल्स हैं उनमें से 23 मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए उसको हम क्या बुलाते हैं, हेप्लॉइड. ओके, और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम इस तरीके से रिबन शेप्ड होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्रोमैटिड हो गया और ये जो बीच में दिख रहा है दिस इज सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और इनमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ये देखो आप, दीज आर स्मॉल सेगमेंट्स विच आर कॉल्ड एज जीन्स. और जो जीन्स होती है वो कैरेक्टर्स को लेकर जाती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे. सो बेसिकली दे आर हेरिडिटरी व्हीकल्स. इसीलिए हेरिडिटरी व्हीकल्स कहते हैं क्योंकि दे ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ओके, अगला क्वेश्चन. In which type of reproduction exchange of genetic material takes place? कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का? ऑब्वियसली अगर मैं रिप्रोडक्शन का अगर आपसे सिर्फ बात करूं तो आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस. इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस. और आपको ये भी पता है कि बेसिकली हमारे पास दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. लेकिन सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मदर एक फादर. ठीक है, और इनके अंदर इनके ये प्रोड्यूस करते हैं गेमीट्स. व्हाट दे प्रोड्यूस गेमीट्स. जैसे कि आपको पता है कि मदर क्या प्रोड्यूस करती है, एग, और जो फादर है दे प्रोड्यूस स्पर्म. स्पर्म और एग जब मीट करते हैं इट फॉर्म्स द फर्स्ट सेल, जाइगोट. तो जब एग और स्पर्म मीट करते हैं ना तो बेसिकली इनका न्यूक्लियस फ्यूज करता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, और फिर ये जाइगोट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जाकर इट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद ये क्या बना देता है, इट फॉर्म्स फीटस, एंड व्हेन इट इज डिलीवर्ड आउट इट इज कॉल्ड एज अ न्यू बॉर्न बेबी. तो जो ये फ्यूजन हुआ, जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, वो उस एक्ट को बोलते हो आप फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन. बट एंड फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन अ रिप्रोडक्शन विच इज बाइपेरेंटल, सो दैट इज द सेक्सुअल वन. लेकिन क्योंकि एसेक्सुअल तो यूनिपेरेंटल है, उसमें एक ही पेरेंट है, तो फ्यूजन किसके साथ होगी, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसके साथ होगा. And also sexual reproduction leads to variations, and we know that variation leads to evolution. Okay, next question. What is the cause of variation in asexual reproducing organisms? क्या cause होता है asexual reproducing organisms में variation का? So the cause of variation in asexual reproduction are the environmental factors. Environmental factors की वजह से variations देखने को मिल सकते हैं, and also due to mutations. And if somebody asks you about mutations, so you can define it in a way that mutations are referred to as sudden change in the hereditary makeup of an organisms. क्योंकि आपको पता है asexual reproduction में कोई fertilization तो होती ही नहीं है. There is no fertilization which we have already discussed in reproduction, क्योंकि asexual reproduction unisexual होता है. तो इसलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन के कारण क्या हो सकते हैं, environmental factors and mutation. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम? अब आपको मैंने बताया था कि जो आप क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में पढ़ते हो, क्रोमैटिन मटेरियल एक्चुअली कंडेंसेस टू फॉर्म रिबन शेप्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है, और क्रोमोसोम्स मैंने आपको ये भी बताया था कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं. क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स है इनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, और जो सेंटर में ये दिख रहे हो आप इसको सेंट्रोमियर बुलाते हैं. हमारी बॉडी में या हर स्पीशीज में आप लिख सकते हो, पहले तो हम लिख लेते हैं बने किससे होते हैं. दे आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और इनमें कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, जीन्स. और जीन्स क्या होते हैं, दे आर हेरिडिटरी व्हीकल्स, मतलब दे ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. क्रोमोसोम का नंबर की भी बात कर लेते हैं. हर स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, फिक्स्ड. अब जैसे कि अगर आप अपनी बात करो तो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है. ठीक है, हमारी बॉडी में जो बेसिकली सेल्स है उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, सोमैटिक सेल्स और सेक्स सेल्स. सोमैटिक सेल्स रेफर टू नॉर्मल बॉडी सेल्स, एंड सेक्स सेल रेफर टू द सेल्स विच पार्टिसिपेट इन दी फर्टिलाइजेशन.
सोमैटिक सेल्स सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, मतलब दे हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, बट सेक्स सेल्स आर डिप्लॉयड, दैट मीन्स दे कंटेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जस्ट 23, क्योंकि यहाँ 23 पेयर है, टोटल 46 बना, लेकिन यहाँ पे टोटल ही 23 है, राइट. सो आई होप यू गॉट इट अबाउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोमोसोम्स. ओके, अगला हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और केस स्टडी है हमारे पास. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो. अ पर्सन क्रॉस्ड प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट विद प्योर ब्रीड डॉफ पी प्लांट. मतलब प्योर ब्रीड मतलब दोनों ही कैपिटल टी और डॉफ प्योर डॉफ तो मतलब स्मॉल टी. एंड ही ऑब्टेन्ड पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन. ऑब्वियसली F1 जनरेशन आ जाएगी. Then he then performed 2 types of experiments. उन्होंने 2 तरह के experiments किए, जिसके अंदर ही self crossed the plants of F1 generation and in the second he crossed the plants of F1 with the pure dwarf parent plants. मतलब पहला तो क्या किया, F1 progeny को क्रॉस ब्रीड कर दिया. मैं आपको F1 progeny बता देती हूँ. यहाँ पे F1 progeny कैपिटल टी होगी. तो मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनको फ्यूज किया, और सेकेंड में F1 प्रोजेनी को जो कि कैपिटल टी, उसको होमोजाइगस डॉफ के साथ किया. मतलब होमोजाइगस डॉफ मतलब स्मॉल टी के साथ. ओके, तो व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ प्लांट्स इन द F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन जो होता है, अब आपको यहाँ पे जो क्रॉस दिया है F1 प्रोजेनी इनटू F1 प्रोजेनी, तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ. यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आपको बोला गया था, ये इनके गेमीट्स थे, और इनका जो F1 प्रोजेनी रहेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, मींस ऑल विल बी टॉल. अब अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्योंकि आपको F1 ही पूछा है तो ऑब्वियसली आपको यहीं तक छोड़ देना है, तो इट वुड बी ऑल टॉल. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. व्हाट वुड बी द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन एक्सपेरिमेंट ए आपके पास था F1 इंटू F1, मतलब F1 प्रोजेनी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाइड विद कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब F1 प्रोजेनी को हम क्रॉस कर रहे थे. तो इसको क्रॉस करने के बाद आप पुनेट स्क्वायर बना लोगे, क्योंकि हम अपना F2 जनरेशन कंफर्टेबली पुनेट स्क्वायर में दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वी हैव स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये दोनों स्मॉल टी. नाउ एज यू नो टॉल इज द डोमिनेंट करेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो दैट मीन्स इट वुड बी टॉल. अगेन दिस इज हैविंग अ कैपिटल टी, तो ये भी टॉल. इसमें भी कैपिटल टी है तो ये भी टॉल, और इसमें कैपिटल टी नहीं है, रिसेसिव जीन है, सो इट इज डॉफ. तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या रहा एक्सपेरिमेंट में 1 में. फिनोटिपिक होता है फिजिकल एक्सप्रेशन, और क्योंकि ये क्रॉस टॉल और डॉफनेस के उसमें था, तो टॉल आपके पास 3 रहे, देखो 1 2 3 और डॉफ 1. अब ऐसे जीनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक रेशियो होती है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया, चाहे आप उसको स्मॉल को पहले या कैपिटल को बाद में लिखो, बात एक ही है, और फिर स्मॉल टी. ये आपके पास अपीयर हुआ 1 बार, ये अपीयर हुए 2 बार, और ये 1 बार. सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो, दैट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एक्सपेरिमेंट ए. Okay, what is the genotypic ratio in F2 generation different? How would the genotypic ratio in F2 generation would be different in experiment B? अब एक्सपेरिमेंट बी किया गया था कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में. तो जब आप इसको क्रॉस करोगे, देखो इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बना लो, तो देखो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल टी, देन अगेन कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ पे भी स्मॉल टी. तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो का पूछा गया है सिर्फ. ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो आपके पास एक तो ये अपीयर हुआ और एक ये अपीयर हुआ, और वो भी रेशियो क्या हुआ 2:2, जिसको आप 1:1 लिख सकते हो. बट अगर आप एक्सपेरिमेंट 1 में देखो तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1. ये F2 जनरेशन थी, और इसका जीनोटिपिक रेशियो ये आया था वहां पे एक्सपेरिमेंट ए में. बट एक्सपेरिमेंट बी में 50% चांस है टॉल या डॉफ का, और इसका रेशियो है 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिस्क्राइब द फिनोटिपिक करेक्टर दैट इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, एंड व्हाट इज द टर्म गिवन टू द कंट्रास्टिंग करेक्टर. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे. F1 जनरेशन जो होती है, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन.
इसको हम क्या बुलाते हैं? फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करके ये हमारे पास आता है। अब यहाँ पे जो F1 जनरेशन है उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होगा? इसके अंदर जो भी डोमिनेंट जीन होगी इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड दिस विल बी द phenotypic character of the F1 generation. That is the physical expression. And what is the term given to the contrasting character? Like if I write like this, so what is the term given? They are called as alleles. They are called as alleles. So alleles are the two contrasting genes. Two contrasting genes. Okay, name the type of cross shown in experiment B. कौन सा क्रॉस है जो हमने एक्सपेरिमेंट बी में बनाया? तो एक्सपेरिमेंट बी में आपने इसको इसके साथ फ्यूज किया. सो यू हैव स्टडीड वन कैरेक्टर एट अ टाइम. हमने एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया. सो इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. वी कैन डिफाइन इट इन अ वे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम. It is studied at a time. So this we refer to the cross referred in experiment B. Okay, another case study based question. We have read the following and answer the questions from 1 to 5. Mendel selected garden pea for his experiments because he discovered for the first time occurrence of two types of seeds in the pea plant, okay, growing in the garden. Mendel then used a number of contrasting visible characters: plant height, flower position, pod color, pod shape, flower color, seed color. Mendel experiments were performed in 3 stages in selection of pure or true breeding parents, hybridization and obtaining F1 of plants, and self-pollination of hybrid and raising the subsequent generations. अब इस पे बेस क्वेश्चन हमें करना है. How many traits were taken by Mendel in his monohybrid cross? देखो ट्रेड्स तो टोटल तो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देखे गए थे, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक ही करेक्टर को या एक ही ट्रेड को कंसिडर करते हैं. सो द आंसर वुड बी 1 ट्रेड वाज टेकन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एट अ टाइम. आप क्रॉसेस हर ट्रेड के साथ बना सकते हो, बट मोनोहाइब्रिड मीन्स 1 करेक्टर को एक बारे में कंसिडर करना और उसको स्टडी करना और उसके पॉसिबल रिजल्ट्स देखना. Next, give a monohybrid cross to explain the F1 generation formed with a green pod color with yellow pod color. अब आपको पता है green pod color is dominant. So let's take capital G, and yellow pod color is recessive. So let's take its small letters. अब ये आपके पास parental generation हो गया, ये gametes हो गए, और जब आप इसको फ्यूज करोगे it will form this. This is gonna be F1 generation. ठीक है, and all of them will bear a green pod because green is dominant gene. Green is dominant gene, so it will express itself, and small g, that is the yellow pod, is the recessive gene. It will be suppressed because dominant gene is present here. Next, state the first law of Mendel. See, if I say to state first law of Mendel, that doesn't mean that you have to state law of unit character or law of dominance. That means you have to state law of segregation. You have to explain law of segregation. And it states that two genes controlling each character separate from each other, and when do they separate? During gamete formation. ये आपको ये बताता है कि कभी भी कोई दो जीन्स होते हैं जो कि करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. और कब सेपरेट होते हैं? जब गैमीट फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और वी कैन कॉल इट एज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल और मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. Next, what do you understand by the homozygous tall plant and heterozygous tall plant? So if it is given homozygous tall plant, that means we are talking about the pure thing where the contrasting genes are same. And if we say the heterozygous tall plant, that means it is a hybrid. It possesses the dominant gene also and the recessive, and the trait is expressed by this capital T. So where it is a hybrid,
or you can say it is a when the two contrasting genes are not similar to each other, and when the two contrasting genes are when two genes are similar, then it is homozygous, or it is called as pure. And when it is not pure, or when it contains the recessive gene also, it is called as heterozygous. Okay, next. A Mendelian experiment consisted of breeding pea plant bearing violet flowers with the one bearing white flowers. What will be the results in F1 progeny? So that means we are, breeding the violet flowers with the white flowers. तो अब मेरे को लगता है ये चीज आपको पता होगी. Obviously, the one which we'll get to see is the dominant character. We'll see the dominant character here. So please keep in mind, like while you study the complete chart, you have to make sure that you learn the dominant traits also and the recessive traits also. That is very, very important. That is the reason you get to see the dominant trait. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बुक के अंदर जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि अरिहंत की ये बुक मार्केट में आ चुकी है, और आप में से बहुत से बच्चे ले भी चुके हो, क्योंकि अब तो हम काफी चैप्टर्स कर चुके हैं, तो आपको पता ही है. तो इस बुक में बच्चे पेज नंबर 54 पे ये आपको चैप्टर दिया गया है. इट इज ऑन पेज नंबर 54. और जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किए ना, ये सारे जितने भी अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, दे आर मतलब ये 62 पेज तक आपके पास है. ये कितने पेज तक है? 62 पेज तक. तो यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, एक्सप्लेनेशंस भी है, और थोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी आपके पास है. ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये सारे क्वेश्चंस ना बच्चे बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी देखो जो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, दिस इज ऑन पेज नंबर 1 सेकेंड, ये आपका पेज नंबर केस स्टडी है ये. तो ये आपका केस स्टडी पे अपनी बुक्स खोल लो, 27th क्वेश्चन है ये, 27th क्वेश्चन. ठीक है, और आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है अच्छे से. ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इस बुक का पूरा थोरेटिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये सब प्रैक्टिस करने, और फिर एक टेस्ट भी दिया है जो भी आपने करना है. एंड आई होप ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा ना कि डोमिनेंट ट्रेट आएगा, और डोमिनेंट ट्रेट आपको लर्न कर लेना है. ऐसे सारे ही डोमिनेंट ट्रेट्स लर्न कर लेने हैं, दैट इज वॉयलेट फ्लावर्स. So with this we have come to an end of this session. मुझे लगता है हेरिडिटी एवोल्यूशन में काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपके अंदर. तो अब अपनी ये अरिहंत की जो टर्म 2 की बुक आई है, इसको उठा लो, इसको रिवाइज करो, इसके सॉल्व क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव करो. कहीं स्टक हो जाते हो तो वीडियो देख लो, कहीं स्टक हो जाते हो तो एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं वो देखो, प्रैक्टिस टेस्ट करो और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो. So if you like the session बच्चे, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me Divya from Arihant Padhaku signing off, but definitely we are meeting soon जहाँ पे हम next chapter करेंगे. So till then my 3 tips जो मैं हमेशा देती हूँ आपको: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. So thank you, bye bye, take care.